पहला क्वेश्चन आगे आंसर। आंसर क्या भाई, बहुत चौड़ा मार्कर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, बात बंद कर लीजिए। बस फिगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, समझ जाओगे। यही था ऐसे कुछ। सबके रेजिस्टेंस कितने गिवन है? स्मॉल आर। सबके रेजिस्टेंस स्मॉल आर दिए गए हैं, यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। ए और बी दिया था, ये दिया है ए और बी। हमसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखो, आपको कैपेसिटेंस में मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज हल्का सा जिक्र किया था। मैंने बोला था 5 कैपेसिटर अगर हमारे पास ऐसे जुड़े हों, अभी तो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं, ये नीचे का इतना सर्किट भूल जाओ पहले। ये अगर ध्यान से देखो तो एक रजिस्टर, 2, 3, 4 और बीच में एक 5 जुड़े हैं। P, Q, R, S या ABCD 4 रेजिस्टेंस हो गए। तो हमने बोला था व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो ये बीच वाले में जो भी जुड़ा होता है उससे कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं, बैलेंस ब्रिज हो जाता है। तो बैलेंस ब्रिज होने का मतलब है कि बीच की ये सर्किट गायब हो जाएगी। और बैलेंस है कि नहीं पहले चेक करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो कैसे बैलेंस चेक किया जाता है। P/Q इज इक्वल टू R/S। P/Q इज इक्वल टू R/S। तो क्या R/R इज इक्वल टू R/R सेम आ रहा है क्या? मतलब ब्रिज बैलेंस है। तो बीच वाले इस पॉइंट को हटा दें, हटा दीजिए। अब हटाना नहीं है, मतलब नेक्स्ट सर्किट जब बनाना तब उसमें से इसको गायब कर देना है। ठीक है, अब आओ सेम कहानी थोड़ा नीचे देखो। ये 5 हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? ये भी P/Q इज इक्वल टू R/S, ये भी बैलेंस हो गया। या ऐसे देख लो P/Q इज इक्वल टू R/S, इस तरह भी बैलेंस है। इसमें से बीच वाले भी रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया। ठीक है, अब बताओ क्या अब सर्किट पढ़े हो? क्या ऐसा सर्किट आपने पढ़ा है? हाँ, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था एक ऐसा सर्किट जिसमें बीच में ऐसे ऐसे क्रॉस बना हुआ था, याद होगा? बस ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा था, इसमें 2 लग गया, तो ये तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और आपस में कैसे होंगे? सीरीज। और ये दोनों भी सीरीज में होंगे। बन गई सर्किट। मतलब नया सर्किट बनाएंगे इसका तो क्या ऐसे बनेगा? देखो ध्यान से देखो, ये आपस में सीरीज में है ना, बना दिया। फिर उसके बाद से ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल, बन गए ऐसे। और ये क्या सीरीज में हो गए? बन गया। और नीचे फिर देखो कितना रेजिस्टेंस और बच गया? 2। क्या ये दोनों फिर सीरीज में हैं? समझ रहे हो ना सीरीज में क्यों है? क्योंकि करंट जब निकलेगा, देखो यहाँ तक आएगा तो यहाँ से करंट चलेगा तो इसमें तो सेम करंट जाएगा। सेम करंट चाहे इधर से लेके आओ चाहे इधर से लेके आओ, तो यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा, वो बात अलग है। मगर इसमें से जो करंट निकलेगा वो करंट सीधे यहाँ तक आएगा। क्या दोनों सीरीज में ही रहेंगे ना? तो ये दोनों सीरीज में। अब रख दो। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब आंसर इसका देख लेना, ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 2R। हटा दें इसको। सिंगल रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस का? 2R। ये भी हटा दें, कितने का हो जाएगा? R। 1/R 1/R 2/R, मतलब R/2 आधा होगा क्या? समझ रहे हो ना? अरे 1/R प्लस 1/R कितना होगा? और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? तो R की कितनी आएगी? आएगी ना? तो इसकी जगह पे क्या एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा क्या? कितने का? R/2 का। सेम यही कहानी यहाँ भी होगी। हटा देते हैं। एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने का? आधा और आधा मिलके अब सीरीज में है तो क्या 1 हो जाएगा? हटा दें तो एक रेजिस्टेंस कितने का हो गया? R। 2R, R और 2R क्या पैरेलल है? तो 1/R, ये नया इक्विवेलेंट जो मेन मिलने वाला है, क्या 1/2R प्लस 1/2R
समझ गए हो? LCM 1 2 1 2 1 3 1 4 4 बाई 2 बाई आर, मतलब फिर आंसर कितना आया? R/2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ गए हो? अब इसमें बस यही एक कॉन्सेप्ट था, तो नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है, बाकी हम आगे कुछ बाकी सब तो आसान है भाई। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा बताएं? बोलो। और भी कोई? छठवां के अलावा भी कोई बोले? छठवां, सातवां, ठीक है, और बस छठा और सातवां। चलिए आठवां देख लीजिएगा, ठीक है, आठवां देख ले रहे हैं। छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। लीजिए कॉपी, नोट करो किसका है। अब वो सर्किट इसमें है फिगर में, मैं देख लूँगा। हटाऊँ इसे, इधर ये पार्ट हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रीवियस होमवर्क में दिया था वो उसी का मतलब वो छठा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। देखिए सर्किट बनाते हैं। छठे में सर्कल वाला नहीं ना है, ये 10 ओम वाला है, ये है ना ऐसे, ठीक है। अरे भाई इसमें क्या नहीं आ रहा है? कौन है ये? किसको नहीं आ रहा है ये? सब 10 है ना, सब 10 ओम के हैं भाई, सारे 10 ओम के रेजिस्टेंस। पॉइंट बना लो भाई, तुम्हारे कॉपी में पॉइंट नहीं बनाता। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। किसके क्रॉस निकालना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सर्कल वाला क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें बस ए और बी का पॉइंट ही बदला हूँ मैं, और कुछ नहीं, बस एक सर्किट को ज्वाइन कर दिया हूँ। तो किसके क्रॉस निकाल रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, क्या मैं जिसके क्रॉस निकाल रहा हूँ, क्या मैं इसको बैटरी से, इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दूँ? बस मान लेता हूँ ऐसे, करंट निकलेगा आई। ध्यान से देखिएगा, ये आई करंट चलते हुए यहाँ तक आएगा, मगर यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करंट क्या जाएगा, और यहाँ पे 2 करंट हो गया। अब बताइए I2 क्या यहाँ तक सेम आएगा? एक ही रेजिस्टेंस है, कोई लेना देना है नहीं, एक ही रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आएगा। मगर I1 क्या यहाँ पहुँचेगा तो उसको फिर 2 रास्ता मिल जाएगा। तो I1 I2 तो हो गया है, तो क्या इसको I3 I4 लिख लें? अब बताओ, I3 यहाँ से निकला और ये I4 यहाँ से निकला, और ऊपर से क्या आ रहा है? I2। तो I1 ही I3 I4 था, तो I3 मिल गया, I4 मिल गया, और ऊपर से I2, तो क्या टोटल करंट फिर I आ गया? समझे हो? क्योंकि I ही तो I1 I2 हुआ था, और I1 सर यहाँ आके डिवाइड हो गया था, फिर एक ऊपर चला गया एक नीचे, तो मिलके यहाँ पे फिर I1 तो हो ही जाएगा, और ऊपर से I2 आ रहा है, मतलब बैटरी से जितना करंट निकाला उतना करंट मिल गया। अब साफ दिखाई दे रहा है कौन सीरीज में और कौन पैरेलल दिख रहा है? पहले तो यही दोनों पैरेलल हैं, हटा के एक बना लें, इनको बना लेते हैं। बताइए 10 10 क्या 5 हो जाएगा? क्या समझ रहे हो ना? 5 हो जाएगा। हटा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कितने ओम का? 5 ओम का। क्लियर? अब बताइए क्या I1 और I3 अब सीरीज में हो गए? सर्किट जब बनाओगे तब समझ में आएगा। और वैसे भी तुम दिमाग में अगर पेपर में सोच रहे हो कि सर मैं बार बार स्टेप बनाऊंगा अलग अलग सर्किट, नहीं, आप दिमाग से सोचो कि जब ऊपर वाला सर्किट हटा या नीचे वाला, तो एक ही तो रेजिस्टेंस आएगा, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं। चलिए 10 और 5 कितना हो जाएगा? तो लगेगा तो इन्हीं के बीच में कहीं, ऐसा नहीं तार गायब कर दोगे, तार तो यहीं रहेगा। तो ये दोनों हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कितने ओम का? 15 ओम। क्लियर? अब बताओ क्या ये देखो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें I1 इसमें I2 क्या पैरेलल है? क्या
15 और 10 एलसीएम होगा ना, क्योंकि सीरीज में नहीं पैरेलल है, तो एलसीएम 30 होगा। 2 और ये कितना 3, 5/30 कट गया 1/6, देन आर कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। आर आ गया 6 ओम। अब सर इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, कोई एक लगा दो। चलो ये वाला तार जो ऊपर जा रहा था बेकार था, अब इसकी कहानी ख़त्म क्योंकि ये हट गया। अब हमारे पास केवल एक रेजिस्टेंस आ गए हैं, कितने ओम के, तो 10 और 6 कितना आ जाएगा, यही आंसर। समझ गए हो? नेक्स्ट बोलो। जल्दी बताइए। अगला कौन सा था? 7 सर्कल वाला। ठीक है, देखिएगा। अरे भाई बहुत आसान है ये, बस सर्कल दे के डरवा रहा है, उसी में घूम रहे हो तुम। क्यों? सर्कल देख के चक्कर आ गया। यही है ना, आधा ब्रेक था ना यहाँ पे, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, और सारे रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं? आर, स्मॉल आर है, यही है ना। सुनिएगा, क्या करें, बैटरी जोड़ें बस दिमाग में, क्योंकि इसमें बैटरी जोड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, ऐसे मैं करता हूँ, बस मैं मान लेता हूँ ऐसे दिमाग में, चलो ठीक है बैटरी जोड़ देते हैं। ऐसे पतला सा एक तार लेते हैं और यहाँ एक तार लेते हैं, और जिधर से कहो इधर इसको प्लस दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं, माइनस। अब बताओ थोड़ा, क्या यहाँ प्लस से, बात नहीं, क्या यहाँ प्लस से करंट निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा? जैसे यहाँ पहुँचेगा, क्या ये तीनों पैरेलल हो गए? हो गए, और उनके साथ ये किस में हो जाएगा, खत्म। आर 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 पैरेलल और एक सीरीज में, सर्किट नया बन गया भाई। बस क्या अब ये सॉल्व नहीं कर पाओगे? ए और इधर कौन हो गया, कौन नहीं कर लेगा इसको भाई? मैंने आपसे बोला आप इमेजिनरी बैटरी जब तक जोड़ोगे नहीं, दिमाग में आइडिया नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। मैं देखो कैसे सोचा, मैं जब बैटरी जोड़ा तो यहाँ से मैं देखा करंट निकलेगा आई, मगर ये करंट यहाँ आई तो इसमें आएगा, देखो आई तो आ रहा है, मगर क्या आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, I1 I2 I3, फिर सब मिल के बैटरी को कितना दे देंगे, आई, सब मिलेंगे ना। अरे नीचे देखो, ये I1 हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, तो इधर से I2 निकला, इधर से I3 निकला, इधर से I1, क्या सब मिल के I बन गए, बैटरी को I मिल गया। तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए, और ये इसके साथ कैसे हो गया, जोड़ दीजिए, आंसर अब तो मिल जाएगा। क्यों भाई, कर लोगे ना इसको? ये हो गया ना। अगला बताओ, आठवां बता दें, अब भी बता दें। ये है सर्कल, एक रेजिस्टेंस, टोटल 4 रेजिस्टेंस, चारों कितने के, आर। पॉइंट ए और बी कहाँ दिया है, ए यहाँ है क्या, और बी यहाँ है? अब बताओ, तुम खुद देख लो, ए पॉइंट यहाँ जोड़ दिए तो करंट यहीं से निकाल लो, क्या 4 बार में टूट जाएगा? चारों पैरेलल है। अरे भाई बैटरी से जैसे मान लो पतला वायर ले लो, जोड़ दो, करंट जब जाएगा तो यहीं पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा तो कितने पार्ट में टूट गया, चारों पैरेलल हैं। कोई सीरीज में इसके साथ दिख रहा है? नहीं, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, क्या 1/r मिल गया? देन r इज इक्वल टू 4/, देन r इज 1/r इज इक्वल टू, देन r इज इक्वल टू r/, यही आंसर। क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। अब क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं, वायर्ड ब्रिज कर लेना, जो जैसे बाईपास वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो बताए थे ऐसे वाले, ये क्वेश्चन पता है ना, कर लोगे ना ये सब?
ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये इधर ले लो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिवन है, जल्दी बताइए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। जल्दी करिए, हमें पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आया, जल्दी करो। मिला? इतना समय लगेगा तो कैसे आएगा? बोल रहे हो आ गया सर। वायर ये बाईपास क्वेश्चन है, बाईपास में भी मैंने एक रेजिस्टेंस दे दिया है। अब बनाते हैं। सर एक्स और वाई दो ही तो पॉइंट दिए गए हैं, ये पहले बना लेते हैं। अब आइए थोड़ा यहाँ पे देखिए ध्यान से, P यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो P नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि रास्ते में क्या मिल गया, एक रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। अरे अगर रास्ते में कुछ नहीं होता तो क्या P का P रह जाता? बट रास्ते में एक रेजिस्टेंस है तो क्या उसने पोटेंशियल का ड्रॉप करवा दिया, तो यहाँ P होगा तो यहाँ क्या हो गया। अब यहाँ देखो R, तो क्या रास्ते भर R रहेगा? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने पॉइंट मिल गए, P S Q R। बना लो जैसे भी बनाना है, कहीं भी। पहले X और Y देखो, ये तो ज़रूरी है, X और Y तो ज़रूरी हैं, बट इसके बाद से क्या बनाना है, P Q R S। P और Q के बीच में देखो कोई रेजिस्टेंस है? हाँ है। P और S के बीच में देखना, थोड़ा सा सर्किट हो सकता है इधर उधर हो, बट ठीक है, हम बनाते हैं, पहले चेक करते हैं। एक है, बना दिया, देख लो भाई। P और S के बीच में एक R हो गया, S और Q के बीच में दिख गया, R हो गया। Q और R के बीच में बन गया, और R और P के बीच में है क्या, R और P के बीच में नहीं है, नहीं है। R और S के बीच में है, मगर R एंड P के बीच में नहीं है। मतलब हमने पॉइंट गलत माना है। सब सही है, पॉइंट हमने गलत मान लिया है। P Q R S, देखो ध्यान से, तुम ऐसे मानो ये A है, तो रास्ते भर चलते हुए A B भी मान सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, फिर यहाँ क्या हो गया C, तो यहाँ क्या हो जाएगा D। चलो A भी मानते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ हो गया A, तो यहाँ क्या हो गया B, ये हो गया C, तो ये हो गया D। अब देखो A और D के बीच में, D और B के बीच में, B और C के बीच में, पहले ये देख लो, A और D के बीच में बना देते हैं ऐसे एक रेजिस्टेंस, बन गया। D ऐसे बनाएंगे तो काम चलेगा, फिर वही गड़बड़ ना हो, गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट A है, तो यहाँ वाला पॉइंट कौन सा है, C है, तो अब बीच में B या D बनेगा, तो ऊपर B बना लेते हैं और नीचे D। अब सही हो जाएगा। अब चेक करो, A और B के बीच में दिखाई दे रहा है,
दिख रहा है? डी और बी के बीच में दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, है भाई। और बी और सी के बीच में है क्या? बन गया। और कौन बचा? बी और सी हो गया, डी और सी, डी और सी भी है, और ए और डी बन गया ना। देखो सी और डी के बीच में क्या एक रेजिस्टेंस है? क्या ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है? अच्छा थोड़ा सा देखो क्या गड़बड़ हुआ था पहले फिगर में, मैंने बस पॉइंट बदला था, वही चेंज हो गया था, उसमें बीच में एक रेजिस्टेंस छूट जा रहा था। आप देखो पहले जो तुमने पॉइंट माना है, एक्स के सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ए इधर रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। और वाई के नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो सी एकदम वाई के पास में रहेगा। बाकी इनको इंटरचेंज कर सकते हो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। बट वही इंटरचेंजिंग जब किया था तो एक रेजिस्टेंस बच जा रहा था, तो तुम उसको नीचे कर लो। अब क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया? अभी तो 5 रेजिस्टेंस बन गया, और 5 रेजिस्टेंस में अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है तो क्या बीच वाले को हटा देते हैं? तो आपस में ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और दोनों फिर कैसे हो जाएंगे? मतलब इसका कोई लेना देना, तो ये दोनों सीरीज में हो गए भाई, तो कितने हो जाएंगे? और ये भी दोनों सीरीज में, तो कितने हो जाएंगे? और क्या इन दोनों को 1 अपॉन करके जोड़ देंगे तो क्या 1 बाई आर आ जाएगा? देन एलसीएम 2R, 2 से 2 कट गया, 1 बाई, देन R इज इक्वल कितना आएगा? स्मॉल r। क्या यही आंसर होगा? हो गया? हेडिंग डालिएगा इसके बाद से, नोट कर लिया है? थोड़ा जल्दी करो इसको जो नोट कर रहे हैं। हो गया? बात नहीं हो जाए तो बता दो। चलिए हेडिंग डालिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पता है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? नहीं पता है? ऐसे समझो, देखो मान लो एक तुम्हारे पास सर्किट है और यहाँ पे एक सेल लगा है। मैं सेल ऐसे बना देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। ये सेल है। अभी ऐसे तो सेल बनाते हैं ना सिंबल में, थोड़ा हम ऐसे बना रहे हैं क्योंकि कुछ तुम्हें दिखाना है इसमें। यहाँ पे स्विच की जो भी लगा होता है लगा लो, बाकी हमने बस एक लोड लगा दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है, ठीक है। स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो करेगा। करंट तो फ्लो करता है पॉजिटिव से कहाँ? नेगेटिव। यही होता है। मतलब
जब भी ये करंट चल रहा होगा, ये करंट यहाँ से मूव करेगा, निकलेगा, जहाँ सेल से निकल रहा है, तो सेल से निकलते वक्त हमेशा पोटेंशियल उसकी जहाँ से निकल रहा है वहाँ क्या रहेगा, हायर। अरे पॉजिटिव टर्मिनल है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, हायर। तो करंट हायर पोटेंशियल से चलेगा और चलते हुए कहाँ तक आएगा, लोअर पोटेंशियल। ये सेल के बाहर की बात है। सेल के बाहर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आता है, आके यहाँ रुक थोड़े जाएगा। तुम्हें पता है कि करंट, स्टेडी करंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस सर्किट में फ्लो करता रहता है। तो इसका मतलब जब वो सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, क्या अब यहाँ तक आ गया है निगेटिव तक, तो निगेटिव से अब क्या होगा, वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब लोअर से अब कहाँ जाएगा, हायर की तरफ। समझ गए हो? तो उसको ले कौन जाएगा, सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि हर एक चीज कहाँ से मैं बताया था ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ में हमने आपको बताया था ये बात, मगर अब यहाँ पे थोड़ा सही से जानेंगे। ईएमएफ में एक्चुअल में होता क्या है। देखो, क्या मैंने बोला आपसे कि स्टार्टिंग से आपको पता है हर एक चीज़ हायर से कहाँ फ्लो करती है, लोअर। बट यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया। करंट जब अंदर आया सेल के तो कहाँ से फ्लो करने लगा, लोअर से हायर। ये दो इलेक्ट्रोड लगे थे उसमें। इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे हो, एनोड और दो रॉड लगे थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल था और एक निगेटिव टर्मिनल। तो उसके अंदर क्या भरा जाता है, इस सेल के अंदर क्या भरा जाता है, कुछ भी। एक केमिकल्स डाले जाते हैं जिनको हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। सारे आयंस ऐसे नहीं कि सब पे चार्ज ही हो, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। अब जब करंट देखो बाहर चल रहा था तो वो किसके अगेंस्ट चल रहा था, क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चल रहा था। मतलब इस करंट को कौन रोक रहा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोक रहा था। और जब वो सेल के अंदर पहुंच गया तो भी इसको अब कोई रोकेगा, भले से अब वो किससे चल रहा है, लोअर से हायर चल रहा है, मगर अब रोकने वाले कौन बैठे हैं इसके बीच में, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आयंस हैं क्या। अब वो रोकेंगे, कहेंगे भाई मत जाओ, मगर उसके अगेंस्ट चलेगा। और जब कोई चीज़ किसी के अगेंस्ट चल रही है तो क्या वही रेजिस्टेंस कहलाने लगेगी। जैसे ये करंट इसके अगेंस्ट चला तो करंट के लिए क्या ये रेजिस्टेंस बन गया, भाई करंट कोई रोक रहा है। अब करंट जब बैटरी में पहुंचा तो बैटरी के अंदर या सेल के अंदर कौन रोक रहा है, आयंस। अब आयंस जो है, आयंस क्या एक रेजिस्टेंस का काम करने लगे। तो अब ये अलग है, हमारे जो लोड था ये पंखा है, इस पंखे में जो रेजिस्टेंस होगा उससे तो ये अलग है, उसके बराबर थोड़े होगा भाई। इसमें बहुत लंबा तार की बाइंडिंग है, बहुत लंबे तार की बाइंडिंग है। तुम्हें पता है लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब सोचो उतने लंबे तार में करंट दौड़ रहा होगा, बाइंडिंग में करंट दौड़ता है ना, तो जो बाइंडिंग की जाती है आपने देखा होगा कितना मोटा बाइंडिंग किया गया होगा। तो उसके अंदर जब करंट दौड़ रहा होगा तो कितना रेजिस्टेंस रहा होगा पंखे का, बहुत ज़्यादा। 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10, 50 कुछ भी मान लो, मान लेते 50 ओम है। क्या ये सेल के अंदर भी 50 ओम रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं भाई, छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर बहुत होंगे आयंस, होंगे आयंस रोकेंगे, मगर इतना नहीं होगा जितना इसके अंदर होगा। तो ये सेल के अंदर की बात थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये कैपिटल आर से डिनोट होगा। अब इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होगा तो उसको भी डिनोट करना पड़ेगा, तो उसको किससे डिनोट कर देंगे, स्मॉल आर से। ठीक है। अब जो नया सर्किट बनाएंगे हम आज से, वो सर्किट अब मतलब जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिए तो अब कोई भी सर्किट बनाएंगे तो उसमें हमारे पास ऐसे एक फिगर होगा। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया और एक कौन सा हो जाएगा, और ये बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ या पोटेंशियल जो भी मानते हैं। ये नया सर्किट अब बनेगा। अब जहाँ सेल बनेगा उस सेल के साथ उसका क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तक हम ये नहीं जान रहे थे, हम बस केवल जान रहे थे बैटरी है, बस बना दो ऐसे, बस खेल खत्म, यही तो बनता था।
अब यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बनेगा तो इसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्या दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस आएगा ना। अगर ये 5 ओम का है तो ये 5 का नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, 0.1 ओम का हो सकता है, 0.2 ओम का हो सकता है, इसीलिए इसको स्मॉल आर से डिनोट किया गया है। ठीक है, समझ गए हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने तो बता दिया, आप समझ गए। अब तुम कैसे डिफाइन करोगे, हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल चलता है, किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब वो सेल के अंदर आता है तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, और किसके अगेंस्ट जाता है, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के आयंस के अगेंस्ट। और उस आयंस के अगेंस्ट जब करंट लोअर से हायर जाता है तो उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस माना जाता है। मतलब हम सपोज करते हैं कि किसी के अगेंस्ट, मतलब कोई रोक रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसके लिए सेल का रेजिस्टेंस कहलाएगा, और वो रेजिस्टेंस जो होगा वो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, इसीलिए किस नाम से जाना जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात। तो एक लाइन पहले लिख लो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस में, फिर फिगर बना लेना जो बताएंगे अभी। अभी नहीं, फिगर इसमें से कुछ नहीं बनाना है, बस ये समझने का था। लिखो, when electric circuit connected to a cell, then current flow positive terminal करंट फ्लो, क्या लिखे हो, करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द, पॉजिटिव टर्मिनल कॉमा दे के लिख लेना, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल अगेंस्ट द external resistance, but inside the cell, current flow from नेगेटिव टर्मिनल टू, मतलब नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अगेंस्ट आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अगेंस्ट द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, फुल स्टॉप देना और फिर लिखना इसके बाद। सो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर some resistance inside the cell is known as internal resistance, अभी फिगर नहीं बनाना है। अब इसको लिखना, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इसके नीचे लिखना इट डिपेंड ऑन, इसी हेडिंग के नीचे ही है। ठीक, और इसमें पहला
अब बताओ किस पे डिपेंड करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? आयंस, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नहीं होते तो नहीं आता। तो क्या हम लिखेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना भाई, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर जैसा होगा क्या वैसा ही रेजिस्टेंस मिलेगा हमें। अब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या हो सकता है? पढ़े हो भाई, सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्या आयंस जल्दी जल्दी ब्रेक होंगे? जितने आयन होंगे क्या वो रेजिस्टेंस को उतना ही ऑफर करेंगे? मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बढ़ने लगेगा क्या? तो क्या हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution is directly proportional to कितना ये बोल रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई देखो कोई दूसरा मार्कर लाओ यार, इरिटेट कर दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। दो फेंको मत, पास कर दो। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। और बताओ, और बताओ, कोई और बताए किस पे डिपेंड करेगा? इसके अलावा थोड़ा ध्यान से देखो, किसी सेल दिख रहा है? किसी सेल के अंदर क्या एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड क्या ऐसे ही होते हैं क्या? यही होते हैं ना किसी सेल के अंदर? अरे आपने सेल फोड़ा होगा, एक वो जो ब्लैक वाला आता है जो आप बैटरी में लगाते हो, उसमें एक रॉड होता है। वो जो रॉड होता है वो रॉड एक सिंगल रॉड होता है। सर उसमें कौन एनोड होता है कौन कैथोड, उसमें वो अलग मतलब उस पर चलता है। हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो जैसे ड्राई सेल, डेनियल सेल जो लैब में यूज़ होते हैं, उन सेल पे बात करते हैं जो एनोड्स एंड कैथोड से बने होते हैं। ये सेल ऐसा होता है, इसमें एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव तो एक क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वो ऐसे कहीं दिखाई देंगे। अब थोड़ा सोच के देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर दिख रहा है, अभी एक मोटा हो गया है, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं क्योंकि अगला चीज़ यही तुम्हें बताना है किस पे डिपेंड करेगा। सोचो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है भाई, समझो इधर आई निकला आया, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया? अब करंट जब अंदर आया तो रास्ते में कौन बैठे हैं? अरे आयन, प्लस माइनस बैठे हैं ना। तो क्या ये जाने देंगे आसानी से? नहीं। तो ध्यान से देखो, जब निगेटिव से करंट निकल के पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इनको यही रोक रहे हैं ना। अब ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे तब तो और रोकेंगे, तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गए? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल, उतना इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा सपोज करो ये इतने ही है, मैंने क्या किया, मैंने इसके एरिया को बढ़ा दिया, मोटा कर दिया एनोड और कैथोड, क्या होगा? एरिया बढ़ गया तो क्या बीच में आयंस कम हो गए क्या? क्या थोड़ा सा पहले से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्या? समझ रहे हो? एरिया अगर कम कर रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ गए? लिखो तीसरा पॉइंट, 2 हो गया है, तीसरे पॉइंट में लिखो इट। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के कि इनवर्सली? तो लिख लो एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, लिख नहीं रहा हूं, अच्छा चलो लिख देता हूं, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स is inversely proportional to क्या?
इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर, 3 चीज पे है। और भी कुछ हो सकता है, डिस्टेंस पे हो सकता है, कहीं कहीं दे सकता है, दिया भी है कई बार। सपोज दैट देखो इतना मोटा ही ये मैंने लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना मोटा एरिया ज़्यादा है सर, मगर मैं क्या इनके डिस्टेंस को बढ़ा दूं, इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस को बढ़ा दूं, तो क्या इनके बीच में सोल्यूशन भर जाएंगे ना। अरे एक को ये कंटेनर बड़ा कर दिया, एक को उठा के यहाँ रख दिया, एक को यहाँ, एरिया भले से बड़ा है मगर क्या फिर बढ़ गया बीच में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बीच में ज़्यादा हो गया तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो, 3 हो गया है ना। चौथा क्या, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डायरेक्टली होगा ना, बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घटाने पे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, समझ गए हो, याद रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, नोट हो गया, 4 पॉइंट है, याद रखना। कहीं कहीं पे जिक्र कर सकता है मे भी, जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तुम सोल्यूशन चैप्टर पढ़े होगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि सोल्यूशंस जो होते हैं वो कैसे आयंस में, मतलब उनके आयंस की संख्या बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने का कितना टाइप्स हो सकता है। हम कहते हैं ना डाइल्यूट कर दिया, कुछ मिला दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, या हो सकता है मैं उसको टेम्परेचर ही चेंज कर दूं तो भी तो कंसंट्रेशन में चेंजेज आ सकते हैं। आपने देखा होगा रिएक्शंस में, कभी रिएक्शन होते हैं तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पाए जाते हैं। तो ये जब रिएक्शन होते हैं तो क्यों होते हैं, कभी कभी होता है टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाना, या टेम्परेचर को ही चेंज कर दो, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रखा गया होगा तो टेम्परेचर अगर चेंज हो जा रहा है तो भी हो सकता है ये ब्रेक कर जाए, तो थोड़ा बहुत वो पार्ट सोल्यूशन में जाएगा। अब जितना इसमें अंदर घुसोगे उतना ही तुम्हें आयंस ब्रेक करने के बहुत तरीके मिल जाएंगे, तुम सब पे लिख सकते हो, डिपेंड करता है। मेनली जो मैंने बोला, जो मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, बस उसी पे बात किया है। अब कोई एक्स्ट्रा कोई पूछेगा तो टेम्परेचर से भी रिलेटेड होगा, तो एक पॉइंट टेम्परेचर का लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ 5वां पॉइंट, 5th लिखिएगा। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतना समझ लो। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट increases then internal resistance decreases। ठीक है, कब बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने पे। टेम्परेचर उल्टा है ना, इन्वर्सली है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना कम करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या है। ठीक है, अब ऐसे तुम समझ सकते हो, जैसे मान लो तुम हो, खुद को लेके सोचो, ये तुम्हारा घर है, घर से सुबह सुबह निकले हो, कहाँ से निकले हो, क्या एकदम चार्ज हो, हाँ एकदम फुल्ली, हायर पोटेंशियल है, कहाँ से निकला, हायर पोटेंशियल से, कहाँ पहुँचे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, थोड़ा सा ऑफर करेगा आपके रेजिस्टेंस को, मतलब चार्जिंग पॉइंट, जो चार्ज था क्या धीरे धीरे डिस्चार्ज हुए, क्यों डिस्चार्ज हुए, क्योंकि लोड है,
लोड है तो जाहिर सी बात है डिस्चार्ज तो हो गई, डिस्चार्ज हुए, फिर लास्ट में लौट के कहाँ पहुँचे ये भूल जाओ, घर पहुँचे, निगेटिव टर्मिनल, जाते जाते क्या हो गया, एकदम डिस्चार्ज हो गए। अब सोचो सोचो, डिस्चार्ज हो गए हो, मन करेगा फिर पढ़ाई करने का? नहीं। मगर घर में दो इलेक्ट्रोड्स बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं ना, क्या डर लगेगा? पढ़ोगे ना, उनके डर से ही पढ़ोगे। अगर घर में बैठे हैं तो अब वो ऑफर करेंगे, अभी तक हम ऑफर कर रहे थे तो डिस्चार्ज हुए, अब घर में मम्मी पापा ऑफर कर रहे हैं तो डिस्चार्ज हो गए। अब वही समझ लो, तुम पे जितना लोड दिया जा रहा है वही तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस है। तो बाहर हमने लोड दिया और घर में मम्मी पापा ने दिया। तो मम्मी पापा क्या है, घर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और उसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब मम्मी पापा के हिसाब से आओ थोड़ा ध्यान से देखो, सबके मम्मी पापा एक तरह नहीं होते हैं। अब कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, बाहर तो सबके लिए अलग होगा ही, सब इंस्टीट्यूट एक जैसे थोड़े होता है, सबकी बात करें तो ये बाहर वाला तो सबके लिए अलग होगा, मगर अंदर वाला भी सबके लिए अलग होता है। मम्मी पापा भी सबके एक जैसे नहीं होते हैं। अब किसी के मम्मी पापा रिलैक्स कर देंगे, ठीक है थक के आए बेटा आराम करने दो, छोड़ो, आराम किया मतलब रेजिस्टेंस कम मिला, सुबह पढ़ लेगा थोड़ा सा उठ के, हो गया। बहुत लोग होंगे भाई नहीं बैठ के पढ़ना ही है, क्या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन चेंज हुआ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अंदर का चेंज हो सकता है। अब वो कंसंट्रेट होगा तो क्या रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, कंसंट्रेट होगा तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। कंसंट्रेट का मतलब तुम्हारे ऊपर और दबाव बनाया जाएगा, पढ़ो। तो कंसंट्रेशन बढ़ाया, और क्या हो सकता है, घर बड़ा कर दो, मम्मी पापा नीचे फ्लोर पे रहते हैं, तुम तीसरे फ्लोर पे रहते हो, पढ़ाई होगी? नहीं होगी ना। बड़ा एरिया बढ़ाने पे क्या हुआ, एरिया नहीं डिस्टेंस अगर तुम बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो अभी हमने क्या बताया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो, मगर ये उल्टा हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आप पे कम दबाव बनेगा। अच्छा एरिया पे फिर बैठ जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे अगर इलेक्ट्रोड्स का तो तुम्हारे पास में आ जाएंगे वो, तुम्हारे पास में आ जाने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे एरिया बढ़ेगा ना, जस्ट इसको उल्टा समझ लो। मतलब एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो जैसे डिस्टेंस पे था, डिस्टेंस और एरिया एक ही बात है, दूर कर दो, बीच में ज़्यादा मटेरियल भर गया वो ज़्यादा ऑफर करेगा। एरिया बढ़ा दिए हो तो इतना मोटा हो गया तो बीच में इतनी पतली जगह बची है, अब मटेरियल इसके अंदर कम बनेगा, यही रोक रहा है। बस समझो जो लिक्विड जितना रहेगा उतना रोकेगा। तो लिक्विड अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, लिक्विड ज़्यादा हो गया क्योंकि एरिया कम किया तो लिक्विड इतना भर गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर पे आपने देखा बस इन्वर्सली होता है, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे। तो आप जैसे भी याद रख लेना, क्योंकि नेचर मतलब हमसे पूछता है कि ये किस पे डिपेंड करता है। अब आइए इसके फाइनल एक्सप्रेशन पे एक सर्किट बनाते हैं, हेडिंग अभी भी वही है, एक सर्किट बनाते हैं, जो बना था वही, मगर अब हम ऐसे इसमें लेते हैं, ये कैपिटल आर, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बात नहीं सुनिएगा। दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट बी। ध्यान से सुनिए, करंट यहां से निकला है आई, ये पॉइंट हमने माना है, बस क्यों माना है अभी समझ में आएगा। बताइएगा थोड़ा ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से, एक क्लोज सर्किट में दौड़ाने में जितना वर्क डन किया जाता है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। फिर से सुन लो, अभी मैंने क्या बोला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्लोज सर्किट में दौड़ाने में
जितना वर्क किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ। अब थोड़ा देखो, क्लोज सर्किट का मतलब है जहां से चले वहीं पे आना है। मतलब ए से अगर चल रहे हो तो कहाँ आना है, ए पे। मगर क्या ए पे आओगे, नहीं, क्योंकि देखो ए से जब चलोगे तो रुक कहाँ जाओगे, बी पे। क्यों सर, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल आ गया। अब सेल अपना काम करेगा, क्या अब निगेटिव से पॉजिटिव वो भेजेगा, तो भेजेगा ना, तो भेजेगा। तो यहाँ तक तो तुमने काम कर लिया, सेल ने ही काम किया है, मगर ये तो ईजिली हो गया। मगर जब यहाँ पहुँचा तो सेल के अंदर का काम हुआ, ये बाहर का हो गया, ये अंदर का, दोनों मिला दिया जाए तो क्या पूरा यहाँ फिर फाइनली पहुँच जाएगा। जब एक अंदर वाला काम हो जाएगा इसका, तो ये निगेटिव से फिर चार्ज को कहाँ भेज देगा, पॉजिटिव पे। अब यहाँ से करंट फिर कहाँ पहुँच जाएगा, ए पे। क्या एक क्लोज सर्किट हो गया, तो रास्ते में क्या मिला, ईएमएफ मिला। तो हम ईएमएफ को क्या लिख रहे हैं, वर्क डन ब्रिंग अ करंट फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, या लिख सकते हो इन अ क्लोज सर्किट। ए टू ए का मतलब है एक क्लोज सर्किट, जहां से चले हो वहीं पे आ जाना। अगर बी पे ही रुक गए तो क्या बीच का कोई मतलब रह गया, ओपन सर्किट कहलाने लगेगा। तुम बोलोगे ए से बी में एक अलग पोटेंशियल है और बी से ए पे एक अलग पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमने बोला है वर्क डन ब्रिंग अ चार्ज या ब्रिंग अ करंट लिखो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू ए, या ए टू ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इन अ क्लोज सर्किट। अब वो ए भी हो सकता है, आप इसको पी क्यू भी मान सकते हो, तो आपके ऊपर है, इसलिए मैंने लिख दिया इन अ क्लोज सर्किट। अब बताओ ईएमएफ को और क्या लिखा जा सकता है, ये तो हो गया। मैं इसी को क्या दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ, हाँ। मैं पहले वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करूँगा चार्ज को ले जाने के लिए, और फिर बी से दो पार्ट हो गया, लिखता हूँ। मैं लिखूंगा वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज कहाँ से कहाँ, फ्रॉम बी टू ए। समझ गए हो ना, ये बना ईएमएफ का फॉर्मूला। अब ईएमएफ इज इक्वल टू, यहां से ध्यान से देखो, ए से बी ले जाने में कौन सा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक्सटर्नल। तो क्या वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, क्या भी होगा। तो वर्क डन ही तो, चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जा रहे हो तो क्या पोटेंशियल ही तो कहलाता है। तो क्या मैं इसको ए से बी ले जाने के लिए क्या भी लिख सकता हूं, और जब मैं अंदर आऊंगा बी से ए ले जाऊंगा तो क्या अंदर का पोटेंशियल काम करेगा इसका, और वो क्या हमारा कहलाएगा, भी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भी डैश, इंटरनल है ना वो। अब उसको इससे लेना देना नहीं है, अब वो अपने अंदर के आयंस वैंस को देखेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना पोटेंशियल वो तय करके रखेगा, जिसको क्या मान लेंगे, भी डैश, ठीक है। अब बताओ, ये मिला ईएमएफ का फॉर्मूला, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, बस समझो अभी नोट करना। देन ई इज इक्वल टू भी आई इंटू ओम्स लॉ के हिसाब से, और भी डैश आई तो इसमें भी जाएगा, मगर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सेल का अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। अब ये इसके अगेंस्ट थोड़े जा रहा है, अब तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहा है। दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ई अपॉन, बना, ये एक फॉर्मूला मिला। बस ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड्स में भी और हर कंपटीशन एग्जाम में। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अभी इससे हम आगे और चल रहे हैं, बस एक बार देखो सर, ये हम और भी किसी मेथड से ला सकते हैं, हाँ। मैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा हूँ तो मैं ला सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में है क्या, है,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर प्लस आएगा। अब मैं तुमसे पूछा करंट कितना जाएगा, तो करंट कितना, हम क्या ओम्स लॉ लगा देंगे, बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई, मतलब वही भी है, भी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ये आर कौन सा, इक्विवेलेंट। तो क्या आई की वैल्यू निकालेंगे तो ई अपॉन, और ई की वैल्यू तो ई है, बट आर इक्विवेलेंट कितना है, क्या आ गया, क्या सीरीज इन पैरेलल से भी वही आ रहा है, समझ रहे हो। मगर हम सीरीज इन पैरेलल से नहीं, हम पहले ईएमएफ क्या है वो जान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लेके चले हैं। तो यहाँ से बात पता चल रही है कि ये भी जो है वो एक्सटर्नल का पोटेंशियल है और भी डैश कहाँ का है, इंटरनल का। अब बताओ, एक इक्वेशन ये मिल गया है, मैं तुमसे बोलूँ कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, होता है ना। अब छोड़ दो, अंदर के में भी करंट ही जाएगा, बाहर में भी करंट यही जाएगा, यही करंट जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा, तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या I की वैल्यू तुम्हें पता है ना ये, तो इसका पोटेंशियल ये V कितना होगा, V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, इनटू में क्या मिल गया, पोटेंशियल। जैसे V तुमने लिख दिया है ना डायरेक्ट I इंटू आर, तो ये नहीं है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। एक्चुअल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस और है, जब ऑपरेट करोगे पूरा सर्किट सॉल्व करोगे तो भी बस A से B तक के लिए है I इंटू आर। जब B से A भी जाएंगे तब ना एक सर्किट क्लोज होगा, तो उसमें एक और भी आ जाएगा। तो नेट करंट सर्किट से जो निकल रहा है ना, वो इतना निकल रहा है, इतना निकल रहा है। अब उतना निकल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब पहुँचेगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप कराएगा। तो कितना ड्रॉप कराएगा, तो E अपॉन आर प्लस आर इंटू में आर। क्या तुम्हें ईएमएफ पता होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पता होगा, कैपिटल आर पता होगा ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं यहाँ से जैसे ये भी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, मैं मान लूँ मैं मुझसे कोई बोल दे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो क्या मेरे पास इतने सारे इक्वेशन बन गए हैं, मैं क्या स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन का हेल्प ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन का हेल्प लूँ, इस इक्वेशन का, आओ मैं इसी का लेता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम किस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मैं भी डैश की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, बोलो भाई, भी डैश इज इक्वल टू ई माइनस भी लिख सकता हूँ। देन भी डैश होगा आई इंटू स्मॉल आर होगा, इज इक्वल टू ई माइनस भी होगा। ये आई कहाँ चला जाएगा, अरे नीचे आ जाएगा। क्या ईएमएफ पता है, क्या एक्सटर्नल का पोटेंशियल यहाँ से निकल जाएगा, और नहीं निकलेगा तो क्या क्वेश्चन में वो हो सकता है दिया हो। अब आई क्या है, आई क्या है सर, क्या निकाल के बैठे हैं, ई अपॉन क्या रख देंगे वहाँ पे, समझ रहे हो। और आर अगर नहीं, आई नहीं भी पता है तो तुम भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ से आई को रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा, रख दो वहाँ पे, कितना होगा, भी बाई आर कहाँ चला जाएगा, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ई माइनस भी अपॉन भी इंटू, बहुत आसान हो गया फॉर्मूला। भी पता है, ई पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, सेल का इंटरनल। कई तरीके बन सकते हैं हमारे पास, बस हमारे पास मेनली यही 1, 2 और 3 इक्वेशन है, ये भी इन्हीं से आया है, मेन यही हमारा इक्वेशन है, समझ रहे हो। तो हम 10 फार्मूले नहीं लिखवा रहे हैं, आपको बस एक फार्मूला ये याद रखना है, ये याद रखना है, वो याद रखना है। अब उसमें चेंजेज हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंट है। सर यहाँ पे भी कैसे आया और आर कैसे आया, तो एक्चुअल में यहाँ आई आया था, समझ रहे हो। क्वेश्चन में आई दिया हो तो क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, ई माइनस भी अपॉन आई, और आई नहीं दिया है, केवल भी और आर दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी होती है, तो भी बाई आर हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नोट करो, खत्म है ये।
पूरा ये सर्किट बना लो। ये मत, इसके सर्किट के वजह से ये मत नोट करना, इसको कहीं लिख के बॉक्स में कर लेना, ये करना है आपको पूरा। ये इसके नीचे वाला कहीं बॉक्स में बना लेना, उसके नीचे ही कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट बॉक्स में बना लेना। ये एक अल्टरनेट मेथड है। भी की वैल्यू, ई की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू कई तरीक़ों से कुछ भी हो सकती है। फार्मूला बस ध्यान देना, मैं अभी सब नोट कर लो एक जगह। अभी इसी से मैं जितने फार्मूले क्वेश्चन में यूज होंगे मैं सब लिख दे रहा हूँ, इन्हीं से बनने वाले फार्मूले पहले नोट कर लो। मतलब मैंने आर, स्मॉल आर की वैल्यू का एक फार्मूला लिखा है तो केवल एक नहीं होगा, कई सारे फार्मूले हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे आपको क्या निकालना है। ये जब जो लिख रहे हो तुम, इसमें हेडिंग तो कुछ डाले नहीं हो ना? हाँ, तो हेडिंग नहीं, वही हेडिंग नहीं रहेगा वो, तो बस आपने आर पढ़ा है, ठीक है। आप पहले लिख लो, लिख लो, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, उसके ऊपर कहीं लिख लेना। रिलेशन बिटवीन ई स्मॉल आर आई भी, रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, करेंट, पोटेंशियल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये सब के बीच का रिलेशन है। जैसे आपको पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड स्मॉल आर, पहला लिख दोगे I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। नोट हो गया? ये इधर का मिटा दूं, जल्दी करो। हो गया भाई, नोट कर लिया? चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा, थोड़ा सुनिए, बात नहीं। I इज इक्वल टू क्या मिला है? E अपॉन, मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। बताओ E की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? मिलेगी? याद रहेगा? अरे ये बोलो या बोलो, बात तो एक ही है। बस आई निकालो, यहाँ क्या निकाल दिया हूँ, ये इधर चला जाएगा। हो गया? थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, E इज इक्वल टू भी प्लस भी डैश निकाला हूँ मैं। यहाँ से भी की वैल्यू अगर निकालूँ तो कितना होगा? भी डैश, अरे देखो E यहाँ है, माइनस भी डैश, ये इधर चला जाएगा। भी की वैल्यू मिली, देन भी इज इक्वल टू ई माइनस भी डैश। सर भी डैश कितना होता है? क्या एक फॉर्मूला भी का और मिल गया? थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने जो लिखा है वो फॉर्मूला अलग है भी का, है ना? क्या ये अलग है? डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया है।
मैंने आपको मेन इक्वेशन इसीलिए यही बताया है, नहीं तो मैं सीरीज एंड पैरेलल से डायरेक्ट यही बता देता। यही मेन इक्वेशन है, इसी से ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, चाहे वहाँ पे जितनी भी चीज़ बनी है सब बनेगा। समझ रहे हो? अब कैसे निकालना है, क्या ऑपरेट करना है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे सपोज करो, मान लो ई की वैल्यू तुम्हें पता है, तब तो ठीक है। ई की वैल्यू नहीं पता है, आई और आर पता है, तो क्या यहाँ फिर आना पड़ेगा? क्या ये उठा के ई की वैल्यू रखोगे तो क्या भी का नया फॉर्मूला बन जाएगा? कितना बनेगा? रख के चेक करते हैं सर। आई आर प्लस स्मॉल आर माइनस क्या कॉमन ले लेंगे सर? क्या कॉमन ले लेंगे? आई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? ये तो सर ओम्स लॉ आ गया, B इज इक्वल टू आई इंटू, और ये तो होता ही है ना भाई, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कट जाएंगे, तुम किसके रिस्पेक्ट में चाह रहे थे? तुम चाह रहे थे सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कट गए। यहां से तुम देखो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो E को, और E इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर। और जब स्मॉल आर हट ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रेजेंट है, एक आएगा तो हटा देगा, हटेगा तो फिर वो कैपिटल में चला जाएगा। तो डिपेंड करता है आप क्या निकालना चाह रहे हो। जैसे वो लास्ट वाला रिलेशन आपने लिखा है, लास्ट वाला रिलेशन लिखा है जो, वो देखो रिलेशन यहाँ से है, क्या? यहाँ से देखो, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर है। मैं इसको इधर भेज दूँ या इसको इधर भेज दूँ तो आई आर, और इसको इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? देन R इज इक्वल टू ई माइनस भी अपॉन, बन गया, हो गया। और I की वैल्यू क्या होती है? तो R इज इक्वल टू ई माइनस भी अपॉन भी बाई आर। R कहाँ चला गया? क्या मिल गया? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला, ये एक फार्मूला है, ये लिखवा दिया हूँ। इससे पहले वो लिखा वही था, मिटा के ये लिखा था, ठीक है। तो दुनिया भर के तमाम फार्मूले बनेंगे, आपको पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको बस याद कौन सा करना है सर? 1 2, बस यही 1 2, 2 इक्वेशन, बाकी उसी सब से निकला है। बस तुम्हें ओम्स लॉ पता होना चाहिए कि अगर भी दे तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और भी डैश दे तो क्या लिखेंगे? आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है, जहां पे ये वैल्यूज रहे। क्वेश्चन दे दें करके लाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, करके लाइएगा। अब सेल पढ़ लिए हो, अब सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अभी तक एक सेल था, अब 2 2 3 3 1 1 सर्किट में आएंगे। अभी इसमें एक चीज़ आपको बताना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, बट वो हम कल बताएंगे। क्वेश्चन अभी कर सकते हो, नोट डाल के कल लिख लिया जाएगा। भी और आई के बीच में ग्राफ कब कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, वो सारी चीज़ें लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप नोट करिए, बात नहीं। For driving a current of a 3 ampere to 3 ampere for 5 minutes in an electric circuit, 900 joule of work is to be done find EMF of the source in the circuit। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड भी लिख दें, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। फॉर ड्राइविंग अ करेंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर अ 5 मिनट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। निकल जाएगा। अरे वर्क डन दिया है, कितने जूल का हो रहा है? 900 जूल का है वर्क डन, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है और करंट कितना दे रखा है? हमसे क्या पूछा है?
ईएमएफ सर, ईएमएफ में तो ये कहीं आया नहीं वर्क डन। अरे वर्क डन होता है क्या है, वर्क डन होता है कि हमसे क्या पूछा है, ईएमएफ ऑफ द सोर्स। वर्क डन क्या होता है, मैंने बोला एक पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, एक क्लोज सर्किट में भाई। वही जितना वर्क डन करोगे वही होगा, मगर उसने टाइम दे दिया कि 5 मिनट तक, तो पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा वहाँ से तुम्हें निकालना पड़ेगा कुछ चीज़ें। फॉर 5 मिनट इन, बस केवल टाइम देने से चीज़ें बदल गई हैं, टाइम देने से, नहीं तो बस क्वेश्चन आसान होता। सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइम देख के सोच लेना क्या लगाओगे। ईएमएफ निकालना है, निकल जाएगा, समझ ही नहीं पाते हो भाई। Q इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू है, इसमें हिंट दे रहा हूँ, Q इज इक्वल टू क्या होता है, और ईएमएफ कितना होता है सर, अरे पोटेंशियल ही ईएमएफ है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या वर्क डन दिया है, अरे पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q लिखते हो ना, तो पोटेंशियल नहीं है, पूरे सर्किट का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे E, देन E इज इक्वल टू W/, क्या Q यहाँ से निकल गया है, W क्वेश्चन में दिया है, निकल नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a voltmeter of resistance 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है। क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, बात नहीं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across the voltmeter that across the terminal of cell and percentage error in reading of voltmeter। ठीक है, अब परसेंटेज एरर वाला तो ठीक है, वो हो जाएगा, कैसे पढ़े होगे, अगर याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत 11 में तो। बट पहले जो पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर, पहले तो ये निकाल लेना, उसके बाद एरर वाला नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि 11 में पार्ट है कैसे एरर निकालते हैं, आपको इनिशियल और फाइनल दिया है तो निकाल लोगे। पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने का है, 2 ओम। ये 2 वोल्ट है, वो 2 ओम है, ध्यान देना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर that across the terminal of a cell and percentage error in a reading of voltmeter। ठीक है, सॉल्व करके लाइएगा, 2 क्वेश्चन है। बाकी हम कल एक आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताएंगे इसका, V और I के बीच में ग्राफ, V और E के बीच में ग्राफ, I and E के बीच में ग्राफ, फिर आगे चला जाएगा। इस पे अभी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे कल।